हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मानव का भ्रूणीय विकास, यानी कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। यानी कि मनुष्य में जो भ्रूण का विकास है, गर्भस्थ शिशु का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है निषेचन के बाद। कल आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा यानी निषेचन। तो निषेचन आप लोगों को पता ही है, मेल और फीमेल गैमिट के जुड़ने को, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक मानव में शुक्राणु होता है स्पर्म, और मादा युग्मक मानव में ओवम होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणुओं के जुड़ने को और जुड़ने से जाइगोट बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है ये किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसका एक पार्ट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। तो निषेचन वहाँ होता है अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन के बाद जब जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल गैमीट से, तो इस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो किस में होता है? एम्ब्रायो में होता है। देखिए यहाँ देखिए, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ने जुड़कर जाइगोट बनाया और जाइगोट का डेवलपमेंट किस में हो गया? एम्ब्रायो में। यानी कि जाइगोट का विभाजन द्वारा विभिन्न प्रकार के रैपिडली डिवीजन होते हैं, इससे ये भ्रूण में विकसित हो जाता है जाइगोट। यानी कि जाइगोट से भ्रूण यानी एम्ब्रायो बनने तक की जो प्रोसेस है उसे हम एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय परिवर्धन के नाम से जानते हैं। अर्थात जाइगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को हम भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। अब आते देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो परिवर्तन होते हैं, अगर ये जो जाइगोट जो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये कहाँ बनता है? देखिए, ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, और जाइगोट बनेगा। और जाइगोट यूटेरस में आते आते 4 से 6 दिन का समय लग जाता है गर्भाशय में आते आते इसको। तो जब जाइगोट 10 सप्ताह का होता है तो इसको हम एम्ब्रायो या भ्रूण कहते हैं। और 10 सप्ताह से जन्म तक का जो भ्रूण है, जो पेट में गर्भस्थ शिशु है, उसको हम फीटस कहते हैं। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म से 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट या शिशु कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। अब देखिए, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है, भ्रूणीय विकास है मानव में, वो किस प्रकार होता है? तो उसकी निम्नलिखित स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब या सेगमेंटेशन, यानी कि बहुत सारी सेल्स में बंट जाना, और इसको हिंदी में कहते हैं विदलन। विदलन का मतलब ये है बंटना। ये जाइगोट जो है रैपिडली डिवीजन होते हैं। इस जाइगोट में, ये जो निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बना, तो इस जाइगोट में बहुत सारे डिवीजन होंगे और ये माइटोसिस की तरह ही होते हैं। और ये इसमें मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। लगभग क्या 16 से 32 सेल, या तो 16 सेल की स्ट्रक्चर बनेगी या 32 सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। इसको हम मारुला कह देते हैं, मारुला अवस्था कह देते हैं। जब जाइगोट और जो मारुला स्टेज बनने के बाद जो 32 या 16 सेल की जो ठोस स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये दोनों साइज में क्या होंगे? बराबर होंगे। और जो सेल्स बनेंगी, मान लीजिए ये देखो लिखा भी है हमने, तो जाइगोट का साइज और मारुला का साइज, मारुला ठोस स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों का साइज जाइगोट का और मारुला स्टेज का क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। और ये 4 से 6 दिन के बाद ही ये जो जाइगोट है, अभी हमने यहाँ भी बताया, 4 से 6 दिन के बाद ही गर्भाशय में पहुँचता है, गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है यूटेरस में। ये जो है जाइगोट या एग, मानव का जो एग होता है वो कैसा होता है? आइसोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल होता है, जिसको समपीतकी या सूक्ष्म पीतकी कहते हैं। इसमें या तो पीतक होता नहीं है या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, पूर्ण भंजी विदलन होता है। पूर्ण भंजी विदलन का मतलब है कि जाइगोट का कंप्लीटली सेल्स में विभाजन, पूरे के पूरे जाइगोट का, ये जो जाइगोट है
इसका हर पार्ट का सेल्स में डिवीजन हो जाना, यानी कि इसका एक एक पार्ट जो है सेल्स में बदल जाएगा। अब आता है देखिए नेक्स्ट कि जाइगोट कैसे क्लीवेज करता है। देखिएगा जाइगोट में क्लीवेज कैसे होता है। ये जाइगोट है, जाइगोट सिंगल सेल है, इसमें क्लीवेज होगा तो पहले 2 सेल बनेंगी, बराबर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, उसके बाद ये संपूर्ण पर होगा, इस तरह से डिवीजन हो जाएगा तो 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी, 4 से फिर 8 सेल स्ट्रक्चर होगी, 8 से फिर 16, फिर 16 से 32 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये जो इस प्रकार की जो ठोस स्ट्रक्चर बनती है उसको हम मोरुला कह देते हैं, मोरुला स्टेज कहते हैं। और जितनी भी ये सेल्स बनती हैं तो ये सेल्स क्या है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। जितने भी ये सेगमेंट बनेंगे तो प्रत्येक सेगमेंट क्या कहलाएगा, ब्लास्टोमियर्स कहलाएगा। और ये जो मोरुला स्टेज है ये और जो जाइगोट है ये बराबर होते हैं साइज में, इनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे जैसे ये सेल्स बनती हैं, जैसे यहाँ बड़ी सेल्स हैं, अगला डिवीजन होगा तो ये सेल्स छोटी हो जाएंगी, फिर इनमें और ज़्यादा और आगे को डिवीजन होगा तो ये और छोटी हो जाएंगी, इस तरह से और छोटी होती जाती हैं। इसीलिए जाइगोट और मोरुला का जो साइज है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। फिर देखिए मोरुला स्टेज में, जो मोरुला स्टेज है ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनी तो इसमें 2 प्रकार के, पहले तो इसकी जो बाहर की जो लेयर होगी इसको हम एल्बुमिनस लेयर कह देते हैं, और जो दूसरी लेयर है इसको हम जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये जो 32 सेल यानी 32 सेल स्ट्रक्चर बना मोरुला, तो इसमें जो बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो सेल्स हैं, आउटर मास सेल्स जिन्हें कहेंगे, ये तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर बाद में प्लासेंटा बनाता है, उसके बाद ये प्लासेंटा बनाता है जिसे हम अपरा कहते हैं। और प्लासेंटा क्या काम करता है, ये माता, ये जो प्लासेंटा के द्वारा जो भ्रूण है गर्भस्थ शिशु में जो पल रहा है तो प्लासेंटा के द्वारा ही पोषण प्राप्त करता है, माँ के रक्त से पोषण, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अब देखिए जो इनर मास सेल है, इनर मास सेल किसमें बढ़ जाएगी, एम्ब्रायो के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती है। जो इनर मास है, जो अंदर की ये जो कोशिकाएं हैं, इनर मास सेल कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट की, तो ये एम्ब्रायो के विभिन्न अंग बनाती है। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा तो जो हमने बताया आउटर मास सेल से क्या बन गया, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बन गई है, जो बाद में ट्रोफो एक्टोडर्म बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बन गई। और ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है ये यूटेरस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मी झिल्ली है, उससे स्रावित एक लिक्विड होता है, उसको एब्जॉर्ब करती रहती है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो एब्जॉर्ब करेगी तो वो लिक्विड कहाँ एकत्र हो जाता है, इनर मास सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में ये लिक्विड एकत्र होता रहता है, यहाँ एकत्र हो जाता है, हमने लिख भी दिया है। तो यहाँ एकत्र होता रहता है, कहाँ एकत्र होगा, इनर मास सेल और ट्रोफोब्लास्ट लेयर के मध्य में जो गुहा बन जाती है। फिर यहाँ इस प्रकार जब एकत्र होता रहता है तो इनर मास सेल और ट्रोफोब्लास्ट के बीच एक गुहा बन जाती है। तो फिर इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला अवस्था कह देते हैं। इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, मोरुला के बाद ब्लास्टुला अवस्था आएगी, जब दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। बाहर वाली जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट को ट्रोफो एक्टोडर्म बनाती है इस प्रकार। और जो इनर मास सेल है, इनर मास जो है मोरुला का, तो ये सब क्या हो जाता है, एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और एकत्र होकर एक नोब बनाता है, जिसे हम एम्ब्रायोनल नोब कहते हैं या रोवर सेल के नाम से जानते हैं। रोवर सेल्स या एम्ब्रायोनल नोब ब्लास्टुला स्टेज में बन जाती है और एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं।
इसी ब्लास्टोसील यानी कैविटी बनने के कारण जो गुहा बनी है, इस अवस्था को हम ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। उसके बाद जब ये ब्लास्टुला बन जाता है तो 5 से 6 दिन पूरे हो गए होते हैं। ये 6 दिन के अंदर ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है और उसके बाद ये कहाँ आता है, ये यूटेरस में आएगा। ब्लास्टुला कहाँ आएगा, यूटेरस में आएगा। और 5 से 7 दिन के बाद क्या होगा, ये यूटेरस यानी गर्भाशय की जो दीवार है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसमें धंस जाएगा। और जब धंस जाएगा तो ये फिक्स हो जाता है, उससे चिपक जाता है, उसमें फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जुड़ जाएगा। तो इसको हम इम्प्लांटेशन या रोपण के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक परिवर्तन और होता है इस ब्लास्टुला में। जब ये ब्लास्टुला जुड़ जाएगा एंडोमेट्रियम से, यूटेरस की एंडोमेट्रियम से, तो वहां पर जोना पेल्यूसिडा, ये जो लेयर है जोना पेल्यूसिडा, ये नष्ट हो जाती है। जोना पेल्यूसिडा नष्ट हो जाएगी और जो मेंस्ट्रुएशन है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव है, तो ये मासिक चक्र रुक जाता है और फिर अगली स्टेज गैस्ट्रोला आती है। देखिए इसके बाद आती है गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला स्टेज में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट बना हमारा, चारों तरफ की जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाएगी इसकी, ब्लास्टुला की। और ब्लास्टुला में एक एम्ब्रायोनिक नोब या एम्ब्रायोनल नोब बन जाती है और इसमें जो गुहा है, जो कैविटी है, वो ब्लास्टोसील कहलाएगी। तो इसकी जो एम्ब्रायोनल नोब या जिनको रोवर सेल्स कहते हैं, ये 3 प्रकार की लेयर्स में बट जाएगी, 3 प्रकार की लेयर बनाएगी। पहली एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और 3 एंडोडर्म। ये जो तीनों जो लेयर हैं, जो एम्ब्रायोनल नोब, जो भ्रूणीय घुंडी बना रही है, भ्रूणीय घुंडी भी कह देते हैं इसको, तो ये तीनों लेयर्स जो हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 5 वीक तक बन जाती हैं। 5वें सप्ताह तक ये तीनों लेयर्स जो हैं जनन स्तर बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब 3 स्तर इसमें बन जाएंगे तो इस अवस्था को हम गैस्ट्रोला कहते हैं। और अब देखिए गैस्ट्रोला कैसे निर्माण होता है। ये जो एम्ब्रायोनल नोब है, अब एम्ब्रायोनल नोब जो भ्रूणीय घुंडी है, ये क्या है, लंबाई में बढ़ जाती है और लंबाई में देखिए बढ़ गई और फैल जाती है। तो लंबाई में बढ़ने से 2 स्तर बनाती है। एक तो स्तर ये बनाया जिसको हम एपिब्लास्ट कहेंगे, और नीचे का एक स्तर है अधो स्तर जो बेसमेंट में बना रही है इसकी, इसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं। तो एपिब्लास्ट से तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म बन जाते हैं, यानी कि बाहरी परत और मध्य परत, और हाइपोब्लास्ट से एंडोस्पर्म यानी कि आंतरिक परत बन जाती है। इस प्रकार ये और ज़्यादा डेवलप होकर क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा इसका ब्लास्टुला। फिर डेवलप होकर क्या बनाता है, 3 तो स्तर बनाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स बना ली। और इसमें एक कैविटी और बन जाती है जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। अब ये जो तीनों स्तर बने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो एक्टोडर्म किन किन चीजों में परिवर्तित हो जाता है। देखिए एक्टोडर्म से त्वचा की एपिडर्मिस बन जाती है, स्किन की एपिडर्मिस। एक्टोडर्म से जिन जिन चीजों का भ्रूणीय जो स्तर बने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं से शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं भ्रूण में। तो इसमें देखिए एक्टोडर्म से नेल्स बनेंगे, नाखून बनेंगे, नर्वस सिस्टम बनेगा, तंत्रिका तंत्र, सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, नेत्र बनेंगे, और इंटरनल ईयर्स और अंतःकरण बन जाते हैं। मेसोडर्म से स्किन की डर्मिस बनती है, यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला भाग जो त्वचा में पाया जाता है उसको डर्मिस कहते हैं। और मसल्स यानी मसल्स बनती है, मांसपेशियां बनती हैं, हृदय बन जाता है, हार्ट, किडनी, गुर्दे बन जाते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं, गोनट्स, जनद बनते हैं, और रुधिर वाहिनियां बनती हैं, आहार नाल बनता है, नोटोकॉर्ड
और नोटोकॉर्ड जिससे रीढ़ की हड्डी बनेगी, तो नोटोकॉर्ड बन जाएगा। स्केलेटन यानी पूरे कंकाल का निर्माण भी, यानी हड्डियों का निर्माण भी मेसोडर्म से ही होता है। फिर एंडोडर्म में लीवर यानी यकृत, पेनक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनेंगी, यूरिनरी ब्लैडर बनेगा, लंग्स फेफड़े बनेंगे, मूत्राशय बनेगा। ये सब चीज़ें एंडोडर्म से बन जाती हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो देखिए जो ब्लास्टुला है, अब जो ब्लास्टुला स्टेज है, तो इससे पहले ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टुला के चारों ओर एक परत बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरियोन मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोरियोन के नीचे की जो परत है वो एमनियोन कहलाती है। कोरियोन का काम क्या है, कोरियोन जो है वो विलाई डेवलप करती है, विलाई बनाती है, यानी रेसे जैसी, धागे जैसी संरचनाएं बनाती है। और जो यूटेरस है, यूटेरस भी विलाई बनाता है। और ये जो विलाई हैं ब्लास्टुला के, जो विलाई होंगे वो क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस की वॉल में बहुत सारे घाव कर देंगे, क्षतिग्रस्त कर देंगे, लाइसिस कर देंगे उसका। और लाइसिस करने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी प्लासेंटा। तो प्लासेंटा बन जाएगा, ये यहाँ पर ब्लास्टुला यहाँ अटैच हो जाएगा, घाव करने के बाद, अटैच होने के बाद इसमें प्लासेंटा बनेगा, यानी अपरा बनता है। और ये जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा किसका काम करता है, प्लासेंटा फिर माता के रुधिर से ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त करता रहता है। प्लासेंटा और कोरियोन के बीच में क्या एक नाल डेवलप हो जाती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, इसको गर्भनाल भी कह देते हैं। और ये यूटेरस में इस प्रकार भ्रूण उल्टा लटका रहता है। तो इस प्रकार भ्रूणीय विकास कंप्लीट हो गया। तो आज आप लोगों को भ्रूणीय विकास का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।